ये मेरे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है अभी तक। अभी तक अगर कुछ नहीं देखे हो, डीएसए पैटर्न्स नहीं देखे हो, बेसिक्स नहीं देखे हो, कोई बात नहीं, ये मिस मत करना, ये देख लेना, जीवन थोड़ा सुधर जाएगा। अभी तक मेरा भी गलती है कि जो हम पढ़ा रहे थे, हमको लगता था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सबको आता है, लेकिन सबको कैसे आएगा? जब हम ही को नहीं आता था शुरू में, तो किसी को नहीं आएगा। मेरी गलती है। तो अभी तक हम जितना भी पढ़ा रहे थे, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझना बहुत इसलिए भी ज़रूरी है ना, कि आपको पता चलता है कि कौन सा एल्गोरिदम कब यूज़ करना है। ये इसका आधा खेल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में है। दो चीज़ें हैं, कौन सा एल्गोरिदम कब यूज़ करना है, ये एक तो आपको पता चलता है पैटर्न से, जो कि हम लोग सीख रहे हैं। अगर पैटर्न से नहीं पता चलता है ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या तो प्रोग्राम का जो इनपुट है उसको देख के भी पता चल जाता है, एक हिंट मिल जाता है कि कौन सा एल्गोरिदम नहीं लगेगा और कौन सा लग सकता है। इसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं, कहानी की तरह समझाएंगे, बहुत सिंपल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आ जाओ लीड कोड पे। ठीक है, हम लोग लीड कोड पे प्रोग्राम सबमिट करते हैं, या तो जीएफजी पे करते हैं, ऐसा ही कोई वेबसाइट होता है वहाँ करते हैं, कहीं भी कर सकते हो ऑनलाइन में। अब देखो, सबसे पहला बात समझो कि सिंपल ऑपरेशन क्या होता है। सिंपल ऑपरेशन मतलब जो कि बहुत सिंपल है करना। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 10, ये एक सिंपल ऑपरेशन है। प्रिंट हेलो, ये एक सिंपल ऑपरेशन है। a इज इक्वल टू 10 प्लस 2, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये सारा क्या है? ये सारा सिंपल ऑपरेशन है। सिंपल ऑपरेशन का क्या मतलब है? जिसको करने में चलो सीधे भाषा में मान के चलो, एक टाइम लगता है, एक यूनिट टाइम लगता है, एक यूनिट टाइम लगता है। ये यूनिट टाइम हो सकता है एक ms हो, माइक्रो सेकेंड हो, मिली सेकेंड हो, एक माइक्रो सेकेंड हो, एक सेकेंड हो, लेकिन एक लगता है। आप समझ के चलिए कि कांस्टेंट टाइम है, तो तुरंत हो जाएगा। ऐसे चुटकी बजाते ही ये काम पूरा हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंपल ऑपरेशन। कोई भी लीड कोड जैसा और या तो जीएफजी जैसा प्लेटफॉर्म जब आपको बोलता है ना कि प्रोग्राम सबमिट कीजिए, तो कभी कभी देखते होंगे कि अगर आप घटिया प्रोग्राम लिखेंगे तो टाइम लिमिट एक्सीड आता है। टाइम लिमिट एक्सीडेड, ये क्यों आता है? या तो ये लीड कोड को पता कैसे चलता है कि आपका टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, या तो ऐसा हो सकता है कि लीड कोड पूरा प्रोग्राम को चलने के लिए कुछ समय देता हो। ऐसा ही तो होगा ना, लीड कोड आपको बोलता है कि 1 सेकेंड में आपका प्रोग्राम चलना चाहिए, ऐसा होगा। या तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परमिट करता होगा। इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशन अगर लीड कोड लिमिट कर दे कि आप 100 ही ऑपरेशन चला सकते हैं, तो अगर आप 101 ऑपरेशन चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। या फिर आपका प्रोग्राम को अगर 1 सेकेंड लगना है, आप 1 सेकेंड 1.0001 सेकेंड भी लेंगे तो आपका टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। यही दो तरीका हो सकता है। ठीक है, अब लीड कोड पे आप जनरल मान के चलिए इसको। अब इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि हम लीड कोड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, लेकिन 10 टू द पावर 8 सिंपल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। जनरली 99% केस में 10 टू द पावर 8 सिंपल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं। इस चीज़ को करने के लिए हर लैंग्वेज को अलग अलग टाइम लगता है। आप कभी सुने होंगे कि सी फास्ट है, C++ फास्ट है, पाइथन स्लो है, जावा स्लो है। हो सकता है C++ को ये करने में 1 सेकेंड लगता हो 10 टू द पावर 8 ऑपरेशन करने में। हो सकता है पाइथन को ये करने में 2 सेकेंड लगता हो सकता है जावास्क्रिप्ट को ये करने में 3 सेकेंड लगता हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीड कोड आपको बोलता है कि आप कोई भी लैंग्वेज चुनिए, आप C++ चुनिए, पाइथन चुनिए, जावास्क्रिप्ट चुनिए, हम आपको उस हिसाब से टाइम दे देंगे। अगर आपका जावास्क्रिप्ट है तो आपको 3 सेकेंड मिलेगा, पाइथन में 2, C++ में 1। लेकिन नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम रहता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो लीड कोड आपको क्या बोलता है? आप कोई भी प्रोग्राम लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, मैक्सिमम आप 10 टू द पावर 8 सिंपल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, आप लिखते हैं प्रिंट हेलो, ठीक है, इसको लीड कोड बोलता है कि ये एक सिंपल ऑपरेशन है, एक ही काम हो रहा है ना इसमें, एक सिंपल काम प्रिंट हो रहा है। ऐसा आप 10 टू द पावर 8 प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं टोटल मिला के। अगर आपको सारा प्रिंट नहीं लिखना है तो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 और a इज इक्वल टू b प्लस c। इसमें कितना स्टेटमेंट हुआ? इसमें कितना सिंपल ऑपरेशन हुआ? इसमें 1 2 3 4 5, ये मिला के हो गया 5। तो ये लीड कोड पे चल जाएगा। लेकिन द मोमेंट कि आप 10 टू द पावर 8 से ज़्यादा सिंपल ऑपरेशन करेंगे तो आपको टाइम लिमिट एक्सीड आएगा। जनरल रूल ये होता है। अब ये हम आपको क्यों समझाएं, बताते हैं क्यों समझाएं। फॉर एग्जाम्पल, अब लीड कोड पे आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें इनपुट का साइज लिखा होता है। इनपुट का
साइज लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलता है कि आपको एक एरे का क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखेगा कि साइज ऑफ एरे, वो आपको बता देता है कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। साइज ऑफ एरे वो आपको बोलता है कि मैक्सिमम क्या होगा। कभी कभी ये 1000 होता है, कभी कभी ये 1,00,000 होता है, मतलब 10⁵ होता है, कभी कभी ये 10⁹ होता है, किसी किसी केस में 10⁻100 ये 9 से भी ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी केस में ये नंबर बस 20 होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हम आपको क्या बोले, इस नंबर को याद करके रखिए 10⁸। अब आपको हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि n का साइज 10 हो सकता है मैक्सिमम, मतलब आपका प्रोग्राम जिस इनपुट पे रन होगा उस इनपुट का साइज 10 हो सकता है मैक्सिमम। अब आप कितना कॉम्प्लेक्सिटी कर सकते हैं, यही वो हिंट है जो हम बोल रहे थे ना कि इनपुट देख के समझ में आ जाता है कि एल्गोरिदम कौन सा लग सकता है। अगर 10⁻10 है तो क्या आप इसमें ऑर्डर ऑफ n का कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ n का क्या मतलब अभी बताएंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए ऑर्डर ऑफ n का मतलब कि ये n है ना, तो आपको 10 ऑपरेशंस कर सकते हैं आप ऑप कर रहे हैं। अभी बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये चीज़, ये पार्ट समझने के लिए अगर आप ऑर्डर ऑफ n का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप n का जो वर्स्ट केस पॉसिबल 10 है, आप 10 ऑपरेशंस करेंगे। समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ n का मतलब? अगर आप ऑर्डर ऑफ log n का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप log बेस टू 10 जो कि होता है 3 ऑपरेशंस करेंगे वर्स्ट केस में। अगर आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप 10 स्क्वायर मतलब 100 ऑपरेशंस करेंगे वर्स्ट केस में। अगर आप ऑर्डर ऑफ n क्यूब का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप 10⁻³ 1000 ऑपरेशंस करेंगे वर्स्ट केस में। ठीक है। अगर आप ऑर्डर ऑफ 2n करते हैं तो आप 210 1024 ऑपरेशंस करेंगे वर्स्ट केस में। समझ में आया क्या मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कहने का? अब देखिए एग्जाम्पल, n = 10 दिया हुआ है। पूरा डीएसए का खेल क्यों खेलते हैं हम लोग कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम निकालना है। हम लोग को ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोग्राम लिखना है जो कि पास हो जाए। अब देखिए n अगर 10 है, क्या आप ऑर्डर ऑफ n का प्रोग्राम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप 10 कर रहे हैं। मैक्सिमम कितना परमिटेड है? 10⁸। 10 10⁸ से कम है? यस, आप ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं। क्या आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं? यस, 100 कम है। n क्यूब लिख सकते हैं? 1000, हाँ लिख सकते हैं। आप ऑर्डर ऑफ 2n लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं भाई, ये 1024 होता है। क्या आप ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल, मतलब 10 × 9 × 8 × 7 1 तक। इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, हमको याद नहीं, लेकिन 10⁸ से तो कम होता है। आपको समझ में आ गया? क्या आप ऑर्डर ऑफ n⁻n का प्रोग्राम लिख सकते हैं? इतना भी गंदा प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? इसका वैल्यू 10⁻10 मतलब ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 10⁻10 बड़ा है 10⁸ से। तो यहाँ पे आके आप रुक गए। अगर आप इस तरीके का प्रोग्राम, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोग्राम लिखेंगे तो फंसेगा। इसके ऊपर आप कुछ भी लिखिए वो चल जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये कब चल रहा था? जब आपको इनपुट दिया हुआ है n = 10। कहाँ है? यहाँ पे n = 10 में आप कितना गंदा प्रोग्राम लिख सकते हैं? यहाँ तक लिख सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम तो आप नहीं लिख सकते हैं, कितना भी आप कोशिश करिए। अगला एग्जाम्पल पे आते हैं। n आपको दिया हुआ है 1000 वर्स्ट केस में। क्या आप ऑर्डर ऑफ n का लिख सकते हैं? 1000, हाँ लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं? ये कितना हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर मतलब 10⁻6। अभी भी ये 10⁸ से कम है, लिख सकते हैं। क्या आप ऑर्डर ऑफ n क्यूब लिख सकते हैं? ये कितना है? 10⁹ ये आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10⁹ 10⁸ से बड़ा है। तो इस अगर n का इनपुट का साइज 1000 है उस प्रोग्राम में, तो आपको n क्यूब से कम का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? कि आप पहले सोचते थे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब क्यों n log n चलता है और क्यों n स्क्वायर नहीं चलता है? वो इसलिए चलता है और नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि 10⁸ ऑपरेशन अलाउड है, n इनपुट साइज है, उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम ऑप्टिमाइज करते हैं। अगला एग्जाम्पल पे आइए। n = 10⁵ है, दिया हुआ है आपको। क्या आप ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं? 10⁵ लिख सकते हैं। क्या आप ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 10⁻10, नहीं लिख पाएंगे आप, ये बड़ा है 10⁸ से। तो इसका कहने का मतलब कि n का वैल्यू जब 10⁵ हो तो आप n स्क्वायर भी नहीं लिख सकते हैं। देखिए ऊपर आप लिख पा रहे थे, लेकिन यहाँ आप n लिख सकते हैं, बस n लिख सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं,
n log n एक बहुत फेमस वो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, n log n, ऑर्डर ऑफ n log n लिख सकते हैं। n log n कितना होगा, 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 5 का log बेस 2 में, ये कितना आता है, 10 to the power 5 का log आ जाएगा 10 करेंगे, मतलब 30 से तो कम ही होगा, 30 से कम होगा, 30 तक जाते आते बहुत बढ़ जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 इंटू 10 to the power 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power 6। क्या ये नंबर 10 to the power 8 से कम है? हाँ कम है, इसीलिए n log n चल जाता है और n स्क्वायर नहीं चलता है। समझ में आया क्यों n log n चलता है, क्यों n स्क्वायर नहीं? इसका सबका साइंस है, कोई जादू नहीं है, कोई कहा नहीं है कि ऐसा चलेगा। अब अगले एग्जाम्पल पे आइए, n इज इक्वल टू 10 to the power 8 है, इस केस में n चलेगा, चल जाएगा, 10 to the power 8 ही चल जाएगा। n log n चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। 10 to the power 8 इंटू log ऑफ 10 to the power 8। अब देखो ये कुछ भी होगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, 3 4 5 6 30 80 कुछ तो ऑलरेडी ये नंबर है, आप इससे कुछ भी पॉजिटिव नंबर इंटू करेंगे तो ये 10 to the power 8 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब n का वैल्यू 10 to the power 8 हो तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ n चलेगा, ऑर्डर ऑफ n log n भी नहीं चलेगा। और एक एक्सट्रीम एग्जांपल देखिए, n का वैल्यू है 10 to the power 9। इस केस में क्या ऑर्डर ऑफ n चलेगा जो कि 10 to the power 9 ऑपरेशन करेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये नंबर कम है, 10 to the power 8 से कम है। इस केस में आपको log n का लिखना पड़ेगा, आपको ऑर्डर ऑफ log n log n नहीं, सिर्फ log n, जो कि log ऑफ 10 to the power 9। इसका आंसर आता है 30। क्या ये चलेगा? हाँ 30 कम है 10 to the power 8 से, चल जाएगा। ऐसे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोग्राम में कौन सा आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करना है। समझ में आया? ये बहुत कम जगह अवेलेबल है, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसको सिखाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जानना चाहिए कि इस तरीके से होता है। अब अगले पार्ट पे आते हैं। अब इतना सारा हम ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n log n इसका बात कर दिए, निकलता कैसे है? अब बताते हैं कैसे निकलता है। अभी हम आपको क्या बताएं कि सिंपल ऑपरेशंस, ठीक है, सिंपल ऑपरेशंस, सिंपल ऑपरेशंस में कितना टाइम लगता है? 1। इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 भी लिखते हैं, इसको आप मान के चलिए 1 लगता है। फॉर एग्जाम्पल अब अभी और एक बात, ऑर्डर ऑफ जब हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ n में क्या अंतर है? ऑर्डर ऑफ 1 मतलब ये नहीं है कि इसको चलने में एक यूनिट टाइम लग रहा है, ऐसा हम लोग को लगता है, सोचना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है। क्या बोल रहे हैं हम? फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ये नहीं कि उसमें 1 टाइम लगता है, इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है। इसका मतलब कि ये आपके इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। कहने का मतलब अगर आप प्रिंट हेलो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके इनपुट का साइज n इज इक्वल टू 1 हो तो भी इसमें ऑर्डर ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट टाइम, इसमें कुछ भी लग सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें 3 सेकंड लग रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो भी इसमें 3 सेकंड लगेगा। आपका n 100 हो जाएगा तो भी इसमें 3 सेकंड लगेगा। आपका n 1000 हो जाएगा तो भी इसमें 3 सेकंड लगेगा। तो ये इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कांस्टेंट टाइम है, ये 3 सेकंड लगेगा ही लगेगा। तुम कुछ भी करो, तुम कोई भी एरे लाओ, कोई भी n लाओ, कोई भी लिंक लिस्ट लाओ, इतना लगेगा ही लगेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कांस्टेंट वो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कभी भी आपको दिखे ऑर्डर ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, ये इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ही ऑर्डर ऑफ के अंदर n आ गया, n से जुड़ा हुआ कोई भी आ गया, ये इनपुट पे डिपेंडेंट है। जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा वैसे आपका टाइम भी इसके साथ साथ बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि निकालते कैसे हैं, ऑर्डर ऑफ कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ n जानते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्राम लिखिए, आपके प्रोग्राम में मान लीजिए 3 लाइन है। आपके प्रोग्राम में हेलो है, आप बोलते हैं कि इंट a इज इक्वल टू 10 है और इंट b इज इक्वल टू 20 है, और आप रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न a प्लस b। ये आपका प्रोग्राम है, 4 लाइन का प्रोग्राम है। इसमें आप एक एरे भी पास कर रहे हैं जिसमें n एलिमेंट्स हो सकते हैं, n आपका इनपुट है। इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बात, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ सिंपल ऑपरेशन है, मतलब कौन सा चीज़ सिंपल ऑपरेशन है। सिंपल ऑपरेशन है मतलब जो इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है। अभी हम बताए थे ना, प्रिंट हेलो इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, कि इसको आप कभी भी चलाएंगे तो सेम टाइम लगेगा, नो मैटर द इनपुट। सिंपल ऑपरेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और
जो इनपुट पे डिपेंडेंट है, इनपुट पे डिपेंडेंट है। ये दो सेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिंपल ऑपरेशन कौन दिख रहा है? क्या ये लाइन इनपुट पे डिपेंडेंट है? नहीं, ये सिंपल है। क्या ये आपके n पे डिपेंडेंट है? इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं। int इज इक्वल टू 10 तो वही होगा ना, कभी भी आप चलाएगा तो वही होगा, तो ये सिंपल है। b इज इक्वल टू 20 इनपुट पे डिपेंडेंट है? नहीं है, कभी भी चलाओगे सेम चलेगा। रिटर्न a प्लस बी भी इनपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी पास करोगे तो सेम चलेगा। तो ये चारों ऑपरेशन सिंपल ऑपरेशन है। सिंपल ऑपरेशन में टाइम कितना लगता है? ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब ये आपके प्रोग्राम का क्या 4 इंडिपेंडेंट सेक्शन भी है? कहने का क्या मतलब है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है। ये लाइन यहीं पे चलता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। ये लाइन चलना यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। सिमिलर विद दिस लाइन एंड सिमिलर टू दिस लाइन, मतलब ये 4 इंडिपेंडेंट लाइन है जो कंपाइलर शुरू करता है चलाना और बंद कर देता है चलाना। तो आप अपने प्रोग्राम को ऐसे देख सकते हैं, आपका जो प्रोग्राम था अब वो ऐसा दिख रहा है। अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में सोचे तो पहला लाइन में ऑर्डर ऑफ 1 है, ये ऑर्डर ऑफ 1 है, ये ऑर्डर ऑफ 1 है, ये ऑर्डर ऑफ 1 है। 4 इंडिपेंडेंट सेक्शन है आपके पास, 4 लाइन 4 इंडिपेंडेंट सेक्शन बन गया। अब पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? क्या सबको जोड़ देते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 इंटू आप अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो ऐसा तो नहीं होता है कि इसका ऑर्डर ऑफ 4 लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ 4 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ 4 और ऑर्डर ऑफ 1 में कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फिर से समझिए, हम क्या बोले थे? ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब ये नहीं कि इसमें 1 टाइम लगता है। ऑर्डर ऑफ 4 का मतलब ये नहीं कि इसमें 4 टाइम लगता है। इसमें कांस्टेंट टाइम लगता है, कुछ भी हो, 4 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी कांस्टेंट है। इसका पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलता है? मैक्सिमम ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट सेक्शंस। इसको ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए। ऑल इंडिपेंडेंट सेक्शंस मतलब कि अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा 4 सेक्शन है, छोटा छोटा छोटा, ऑर्डर ऑफ 1 इसमें लग रहा है, 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 पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस चारों का मैक्सिमम, जो कि ऑर्डर ऑफ 1 है। तो यही आपके पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। समझ में आया इतना बात कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते कैसे हैं? मैक्सिमम ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट सेक्शंस। अगला एग्जांपल देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे आपको क्लियर होता रहेगा। अब सबसे पहले इस लाइन का क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? i लेस देन 100, i प्लस प्लस, ये लूप है और इसमें हम लोग जस्ट प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हेलो। ठीक है, ये आपका मान लीजिए सेक्शन है प्रोग्राम का। इस सेक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? i 0 से है, i 0 में है, i 100 तक जा रहा है, मतलब 100 टाइम्स ये लूप चलेगा। हर बार आप एक बार हेलो प्रिंट कर रहे हैं, तो ये लूप 100 टाइम्स हेलो प्रिंट कर रहा है। अब क्या ये आपके इनपुट पे डिपेंडेंट है? क्या ये आपके इनपुट पे डिपेंडेंट है? अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोग्राम में एक इनपुट होता जो कि 100 होता, तो ये इसको चलने में कितना टाइम लगेगा? इसको चलने में 100 बार ये प्रिंट हेलो कर रहा है। एक बार प्रिंट हेलो करने में कितना टाइम लगता है? कांस्टेंट टाइम। तो इसको चलने में 100 टाइम लगेगा, 100 यूनिट लगेगा। ओके, अगर आपका n इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 है तो भी इसको चलने में 100 ही यूनिट लगेगा, क्योंकि ये तो 100 बार चल रहा है ना। n कुछ भी हो, ये तो 100 बार चलेगा। n1 भी हो तो भी ये 100 बार चलेगा। आप n नहीं भी पास करेंगे तो भी ये 100 बार चलेगा। तो ये क्या है? ये इनपुट पे डिपेंडेंट है कि इनपुट से इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है? जो इनपुट के बदलने से अगर किसी सेक्शन का टाइम बढ़ जाए घट जाए तो वो डिपेंडेंट है। जिस सेक्शन को इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इनपुट इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट है। अगला लाइन देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस और प्रिंट। यहाँ आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, हेलो और लूप बंद। अब ये देखिए, n आपका इनपुट है, n आपका इनपुट है। अब देखिए, क्या n के बदलने से इस फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बदलेगा? हाँ बदलेगा। ये लूप क्या कर रहा है? ये लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। n टाइम्स क्या कर रहा है? एक सिंपल ऑपरेशन कर रहा है। इस ऑपरेशन का तो ऑर्डर ऑफ 1 है। टोटल ये फॉर लूप क्या कर रहा है? n इंटू 0 ऑफ 1 कर रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशंस कर रहा है। सिंपल बात है ना। अगर n 10 है तो ये फॉर लूप 10 टाइम्स चलेगा। n 100 है तो ये फॉर लूप 100 टाइम्स चलेगा। n 1000 है तो ये फॉर लूप 1000 टाइम्स चलेगा।
इनपुट के बढ़ने या घटने से फॉर लूप का वो बढ़ रहा है कि कितने बार ये फॉर लूप चलेगा, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इनपुट पे। इसको हम लोग कहते हैं, अब देखिए n टाइम्स तो चल रहा है, ये n टाइम्स चल रहा है, हर बार कितने कॉम्प्लेक्सिटी का काम हो रहा है, हर बार ये फॉर लूप n टाइम्स चलेगा, हर बार कितने कॉम्प्लेक्सिटी का काम कर रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 का काम कर रहा है। एक ही प्रिंट कर रहा है ना, प्रिंट करने में 1 लगता है, तो इस टोटल का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, अब आपको इनपुट इनटू करना पड़ेगा, n इंटू 1 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि कोई प्रोग्राम ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा है, मतलब n टाइम्स कोई काम कर रहा है और ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है हर काम को, तो टोटल काम कितना कर रहे हो, n इंटू 1। समझ में आया कि फिर बताएं? लूप n टाइम्स चल रहा है, हर टाइम एक कांस्टेंट काम हो रहा है, तो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ n। कोई भी लूप 0 से n चलेगा तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n। समझ में आया, n इंटू 1। अब देखते हैं, इसमें एक और बात है, अब बहुत बच्चों को डाउट आता है, हमको भी आता था। एक काम, i लेस देन n नहीं चल रहा, n माइनस 1 चल रहा है, i प्लस प्लस, और ये प्रिंट कर रहा है। अब बताते हैं, ये प्रिंट कर रहा है। अब देखिए ये लूप कितने बार चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये इंडिपेंडेंट लूप है या डिपेंडेंट लूप है, तो ये डिपेंडेंट लूप है। क्यों? क्योंकि n के कारण इस लूप का चेंज हो जाएगा टाइम। लेकिन पहला वाला लूप कितना चल रहा था, 0 से n तक चल रहा था, तो n टाइम्स चल रहा था। ये वाला लूप बोल रहा है कि 0 से n माइनस 1 चल रहा है, तो मतलब n माइनस 1 टाइम्स चल रहा है। वही हो रहा है ना, पहला वाला लूप 0 से लेके n जा रहा था तो ये n था, ये वाला लूप बोल रहा है कि ये है तो ये n माइनस 1 होना चाहिए। इस लूप का टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n माइनस 1 इंटू ऑर्डर ऑफ 1। तो क्या इसको हम लोग लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ n माइनस 1 है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर देखिए ऑर्डर ऑफ n माइनस, लिखना तो यही चाहिए, मैथमेटिकली तो ये लिखना चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग ऑर्डर के अंदर, ये इसको ऑर्डर बोलते हैं, बिग ओ बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर लिखे जाने वाला कोई भी चीज़ एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है। मैथ में पढ़ते थे ना, एक्सप्रेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैसा। इस एक्सप्रेशन का हम लोग जब रिजल्ट निकालते हैं, जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना लगेगा, इसमें जो हाईएस्ट पावर वाला चीज़ है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है n का, हम लोग उसको कंसिडर करते हैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब इसमें n का पावर क्या है, 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं n टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस 1 के जगह हम लिख सकते थे n टू द पावर 0 और 1, इसमें 2 पावर है, ये है, हाईएस्ट कौन सा है, 1, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ n, n माइनस 1, n माइनस 1, n प्लस 2, n प्लस 100, n माइनस 50, ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 1 है, इसीलिए इसका हम लोग लिखते हैं कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है। n माइनस 1 से n माइनस 2 से फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो क्या करते हैं आप? ऐसा भी तो बोल सकता है ना कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, सेम काम करना है। n का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ n टू द पावर 0 है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। यही वो कारण है, इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो लास्ट तक देखा कीजिए। यही वो कारण है कि जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, हम क्या बोले थे कि अगर आपके पास 3 सेक्शन है, इसका ऑर्डर ऑफ 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ 1 है, तो हम लोग इसका मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम लेने का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टोटल। देखिए टाइम तो प्रोग्राम में सम का लग रहा है, आपके प्रोग्राम में अगर ये 3 सेक्शन 1, 2 और 3 चल रहा है, टोटल तो कायदे से इनका सम होना चाहिए था, तो मैक्सिमम क्यों होता है, मैक्सिमम इसी कारण से होता है। इसको आप क्या लिखेंगे, n टू द पावर 0 प्लस n टू द पावर 0 प्लस n टू द पावर 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 0 है, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है n टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1। इस कारण से हाईएस्ट पावर ऑफ n को हम लोग उसका लेते हैं कि ये वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी को इग्नोर कर देते हैं, इसी कारण से मैक्सिमम लिया जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज़ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं, आपके प्रोग्राम में 2 लाइन है, प्रिंट हेलो, ये एक लाइन हो गया, और ये है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और ये अपने प्रिंट वर्ल्ड, ये आपका प्रोग्राम है।
सबसे पहले सेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। सेक्शन, इंडिपेंडेंट सेक्शन मतलब कंपाइलर उसको चलाएगा और ख़त्म कर देगा उस टास्क को। सबसे पहला सेक्शन क्या दिख रहा है, ये, इसमें कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, हेलो कर रहा है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। अब क्या ये अकेले एक सेक्शन है, क्या हम क्या बोल रहे हैं कि अंडू का आंसर, हाँ, क्या ये लाइन अकेला एक सेक्शन है, नहीं नहीं नहीं, अकेला सेक्शन नहीं। क्यों, क्योंकि फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है। फॉर लूप कब चलता है, फॉर लूप यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है, तो ये पूरा एक सेक्शन है। ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि ये लाइन एक सेक्शन है और ये प्रिंट एक सेक्शन है और ये अलग सेक्शन, नहीं। काम, वो काम शुरू कब और खत्म कब, वो छोटा सा जो काम है, क्या इसके बजाय, क्या इसके अगर ये नहीं रहता, ये लाइन नहीं रहता, तो क्या ये लाइन का कोई महत्व था, नहीं था। लेकिन अगर ये लाइन नहीं रहता तो भी ये फॉर लूप चलेगा, अगर ये फॉर लूप नहीं रहता तो भी ये लाइन चलेगा, इसीलिए अलग अलग सेक्शन है। अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो इस लाइन का महत्वता कम हो जाएगा, इसीलिए ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। समझ गए। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अभी हम लोग देख लिए थे, ऑर्डर ऑफ n। टोटल प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबको सम कर दो भाई, 1 को सम कर दो, n को सम कर दो, लिख दो 1 + n। हाईएस्ट पावर क्या है, इसका 1 है, यहाँ पे इंटू n⁻0 है, हाईएस्ट वाला उठा लो, ऑर्डर ऑफ n। इस प्रोग्राम का टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ गया ऑर्डर ऑफ n। ऐसे हम लोग ये काम करते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल देख लीजिए जो कि बहुत यूज़ होता है। फॉर i = 0, i <n, i++। देखिए ये पढ़ाने के लिए हो सकता है हम लगातार इसमें 2 घंटा तक बोल सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना बता रहे हैं। अब देखिए अब थोड़ा वो होगा, j <n, j++, प्रिंट हेलो, ये आपका प्रोग्राम है। अब बताइए, अब इसमें क्या हो रहा है, पहले पढ़ते हैं इसको। एक आई लूप चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। सबसे पहला बात, इनपुट डिपेंडेंट है कि इनपुट इंडिपेंडेंट है, इनपुट डिपेंडेंट है, ये तो इनपुट डिपेंडेंट है। ये कितना बार चल रहा है, n टाइम्स, 0 से n चल रहा है ना भाई, n टाइम्स चल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं, ये n टाइम्स चल रहा है। पहले जब हम लोग फॉर लूप लिखे थे तो क्या हो रहा था, हर बार प्रिंट हो रहा था, तो हर बार एक काम कर रहे थे। लेकिन ये फॉर लूप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, इसके बीच में ये वाला फॉर लूप है, ये नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। अब इसको पहले देखते हैं, ये क्या कर रहा है। सबसे पहला बात, इनपुट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, 0 से n जा रहा है, n से बदलेगा या घटेगा, ये n टाइम्स चल रहा है। ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, ये वाला फॉर लूप अब हेलो प्रिंट कर रहा है, ये हेलो प्रिंट कर रहा है, इसको 1। तो क्या हो रहा है, ऊपर से जब देखेंगे तो क्या हो रहा है, i चल रहा है n टाइम्स, हर बार क्या हो रहा है, j चल रहा है n टाइम्स, j रन n टाइम्स, j हर बार ऑर्डर ऑफ 1 का काम कर रहा है। ये हो रहा है, इसका क्या मतलब है, अगर आपका n 3 है, 1 2 3, आपका i पहले 1 पे आया, i 1 से 3 तक चलेगा, हर बार क्या हो रहा है, j भी 3 टाइम्स चल रहा है, j 3 टाइम चल रहा है ना, j भी तो n बार चल रहा है। ओके, i खत्म हो गया, इसमें क्या होगा, j फिर से चलेगा, j फिर से चलेगा 3 टाइम्स। अच्छा, i 3 पे आया, j फिर से 3 टाइम्स चल रहा है, j फिर से 3 टाइम चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशन कितना हो गया, 3 3 3 9। अगर आप इसको 4 तक का देखेंगे, 1 2 3 4, i 1 पे आया, ये 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशन कितना हो गया, 4 8 12 16। देख रहे हैं पैटर्न, इसका क्या मतलब है, n = 3 है, नंबर ऑफ सिंपल ऑपरेशन हो गया 3 × 3 9, n = 4 है, ये हो गया 4 × 4 16। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n²। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाबू i n टाइम्स चल रहा है, हर बार ये n का काम कर रहा है, इसमें j भी चल रहा है जो कि n टाइम्स चल रहा है, j हर बार 1 का काम कर रहा है, तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, बोले थे इंटू करना है, पिछले बार भी किए थे, n × n × 1 = n²। इस चीज का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n²। अगर इसमें एक तीसरा फॉर लूप रहता जो भी n बार चल रहा है, तो इसका होता n × n × n × 1, n³।
ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। तो आप अगर नेस्टेड लूप लिखते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीधा स्क्वायर हो जाता है, ये इसका मतलब है। अब लास्ट एग्जांपल, आपका एक प्रोग्राम है भाई, आप ये कर रहे हैं। एक और चीज़, सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये रिकर्जन से मैथ से होता है, बाद में सिखाएंगे। अभी के लिए याद रखिए, प्रिंट हेलो, ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और ये कर रहा है प्रिंट हेलो, बहुत अच्छी बात है। अब सॉर्ट, अगर हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, a डॉट बिगिन a डॉट एंड, एरे का लेंथ n है, ये आपका प्रोग्राम है। आप ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि हम लोग लिखे भी थे, टू सम में याद करिए, ऐसा ही सिमिलर एग्जैक्ट यही प्रोग्राम था, उसमें था कि नहीं था, सॉर्ट और लूप और बाकी चीज़। अब बताइए, सबसे पहले सेक्शन आइडेंटिफाई कर लो, सबसे पहला काम करो, क्या ये सेक्शन इंडिपेंडेंट है, क्या ये सेक्शन किसी और से रिलेटेड है, नहीं, तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। ये क्या एक सेक्शन है, क्या फॉर लूप और सॉर्ट रिलेटेड है, नहीं है, फॉर लूप चला और ख़त्म हो गया, प्रिंट करके ख़त्म हो गया, उसके बाद सॉर्टिंग हो रहा है, ये आपका सेक्शन 2 है। क्या ये सॉर्टिंग का लाइन किसी से रिलेटेड है, नहीं, अपना लाइन है, ये आपका 3 हो गया। अब क्या बोले थे, हर सेक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो। सेक्शन 1 का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो का कुछ नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ 1। सेक्शन 2 का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अभी सीखे थे, आई n टाइम्स चल रहा है, हर बार 1 काम हो रहा है, ऑर्डर ऑफ n। सेक्शन 3 क्या है, सॉर्ट में n log n लगता है, अभी याद कर लीजिए, धीरे धीरे बताएंगे। अब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सम कर दो, 1 प्लस n log n, क्या बोले थे। अब कोई बोलेगा कि इसमें n का पावर कहाँ है, तो n का पावर n log n को लिखते हैं n इंटू n 1/2, ठीक है, n/2, इसका होता है n 3/2। log n को जो लोग नहीं जानते हैं, n टू दी पावर, अच्छा ऐसा नहीं होता है क्या, अच्छा रूट का हम सोचे स्क्वायर रूट है, कोई बात नहीं, समझने के लिए ठीक है। अभी ये आपके टोटल प्रोग्राम, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा क्या है, क्या 1 बड़ा है, नहीं, n log n सबसे बड़ा क्या है, n log n सबसे बड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ n है, ये आप n में कुछ इंटू भी कर रहे हैं, n log n, तो इस टोटल प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया n log n। ऐसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या फिर से रिवाइज करा देते हैं, 3 सेक्शन लिए, तीनों का लिखे, तीनों को सम में लिखे, मैक्सिमम ले लिए, तो ये होता है भाई साहब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। समझ में आया कि जब n m ऑर्डर ऑफ n log n स्क्वायर ये सब बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है। अब आपको इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया है कि आप अपने जो जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस टीचर को आप पढ़ा सकते हैं। आपके कॉलेज के किसी टीचर को इतना नहीं आता होगा, मेरा गारंटी है। सब लोग याद करवा देता है कि ऑर्डर ऑफ n मतलब बिगो होता है, बिग ओमेगा होता है, ये नहीं, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन और समझना उसको ऐसे होता है। आज आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया है, आगे जब भी हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा n स्क्वायर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, n स्क्वायर और n log n बोल रहा है तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर कैसे आ गया, n स्क्वायर n log n। कभी 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 आपको हो सकता है आपको देखने से ना पता चले कि दोनों में बड़ा कौन है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, n का वैल्यू कोई 3 ले लीजिए, दोनों का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, और n log n मतलब 3 इंटू log 3, log 3 हमेशा बेस 2 में, इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ। दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, n स्क्वायर बड़ा है, n स्क्वायर दे दीजिए। कभी भी समझ में ना आए वैल्यू लेके देख लीजिए, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि n और n स्क्वायर में क्या है, वैल्यू ले लीजिए, 2 है, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये बड़ा है। सिंपल वैल्यू लेके देख लेना है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा हो आप लोग को। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। और एक अनाउंसमेंट कि कल दिवाली है, तो कल हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कल का वीडियो शायद ना आए। अब ये वीडियो हम दिवाली के दिन पहले बना रहे हैं, हमको मालूम नहीं है कब लाइव जाएगा कब नहीं जाएगा, लेकिन दिवाली के दिन वीडियो तो नहीं बनाएंगे अब कैसे भी आए। तो आज के लिए बहुत हुआ।